5 मिनट जुड़ने देंगे बच्चों को। आषाढ़ का एक शेयर कर दीजिए। इसको हटा दें? नहीं नहीं, शेयर कर दीजिए इसको। सभी लोग आ जाइए, लाइव क्लास शुरू हो रही है। 9 बजे से निर्धारित है समय। वॉइस, वीडियो, पीपीटी क्लियर है आप सभी लोगों को? एक बार बताइएगा सभी लोग। आवाज मेरी सुनाई दे रही है? एक बार मैं ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ सभी को। सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को। क्लियर है आप सब लोगों को? एक बार बताइए। पीपीटी दिख रही है? आज हम जो एक बार मैं पीपीटी शेयर सभी सभी लोग शेयर कर दीजिए। जून 2023 का पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। एक मिनट मैं अपना मोबाइल चला करके देख लेती हूँ एक बार, ताकि बच्चों का रिस्पॉन्स जो आएगा वो मैं देख पाऊंगी। जी महिमा सिंह नमस्ते। रुचिका द्विवेदी भी ऐड हो गई हैं, तो देखती हूँ एक बार कि बच्चों का रिस्पॉन्स जो आएगा वो मैं देख पाऊंगी। ठीक है, धीमे धीमे बच्चे जुड़ रहे हैं। सिंह नमस्ते। रुचिका द्विवेदी भी ऐड हो गई हैं, देखती हूँ एक बार कि बच्चों का रिस्पॉन्स जो आएगा वो मैं देख पाऊंगी। आज हम जून 2023 के जो 50 प्रश्न हैं शुरुआत के, ठीक है, वो सॉल्व करेंगे। और पहला जो 1 से लेके 50 प्रश्नोत्तरी होगी वो आपके जून 2023 के प्रश्न हैं, ठीक है। और जो बाद के जो 50 होंगे, 50 से लेके जो आपके 100 प्रश्न होंगे, वो आपकी कल की कक्षा में होंगे। तो धीमे धीमे करते हुए ये पूरी सीरीज आपकी पीवाईक्यू की चलेगी। आज जैसे हम लोग 2023 का प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं, कल भी पार्ट 2 इसका आएगा। उसके बाद में धीमे से हम लोग जैसे 2022 का, फिर आपका 21 का, फिर 2020 का, 2019 का, इस तरीके से हल करते हुए चलेंगे। और साथ ही साथ जो मैं आपको मूल टेक्स्ट पढ़ा चुकी हूँ ना, वो मूल टेक्स्ट आप लोगों को धीमे धीमे पढ़ाने के साथ में जब आपका ये मूल टेक्स्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब हम आपको प्रश्नोत्तरी भी कराएंगे, ठीक है। जैसे कि मानस का हंस में मैंने आपको करवा दिया है, वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। हिंदी लव, नमस्कार मैम जी, नमस्ते सभी लोगों को। लर्निंग इज फन, नमस्ते जी। ठीक है, 10 बच्चे तो मुझे दिख रहे हैं, बाकी तो धीमे धीमे सब लोग जुड़ते चले जाएंगे। चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न है पूछती हूं मैं। पहला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? प्रश्न नंबर 1 है आपका कि आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? अनुस्वार, अनुनासिक, रंगनी या संगनी? सही उत्तर बताइए। आर के हेलो, ज्ञानो शर्मा राधे राधे। बताइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उत्तर बताइए। 1 2 3 4 बताइए, इसमें सही उत्तर क्या होगा?
आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? सब लोग कमेंट भी करते जाएंगे ताकि मुझे पता चलेगा कि क्या आंसर होगा इसका। आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख अनुसार अनुनासिक, रंगनी या संगनी? सही उत्तर बताइए। रुचिका द्विवेदी, हिंदी लव, लर्निंग इज फन, महिमा सिंह, आर के, ज्ञानो शर्मा, कोमल टाक। ए बता रही है कोमल। अनुसार का कथन है क्या? ज्ञानो शर्मा अनुनासिक बता रही हैं। इसका मतलब है आपने पीवाईक्यू नहीं सॉल्व किए हैं। सही उत्तर क्या होगा? ए नहीं होगा और ना ही अनुनासिक होगा, रंगनी या संगनी में से है सही उत्तर। जी हाँ, सही उत्तर इसका हो जाएगा संगनी। ये देखिए उत्तर नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन जब आप नाटक पढ़ेंगे ना, इसी वजह से मैं बार बार बोलती हूँ कि जितना हो सके मूल टेक्स्ट का अध्ययन कीजिए। कहानी हो, नाटक हो, जितनी छोटी विधाएं हैं, मैंने भी कोई बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं नहीं पढ़ी थी, जितनी छोटी विधाएं हैं उन सबको आप पढ़ के ही जाइए। छोटे लाल प्रणाम। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित करना है आपको। रागनी चौबे 4th बता रही है, एकदम सही है। अभी प्रश्न नंबर 2 का बताइए। ऑप्शन ए है, जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिनहिना कर दे जाता है। दूसरा है, से ज्यादा असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। तीसरा ऑप्शन है, जीवन के सम्मुख फन उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। डी ऑप्शन है, जिसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है, यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं। तब मैं व्यवस्था की पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। आर के दूसरे का डी बता रहे हैं। देखिए ये वाले जो प्रश्न होते हैं ना अनुक्रम वाले, ये थोड़े से कठिन प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं, है ना। ये थोड़े से कठिन प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। आप ये मान के चलिए कि 50% तो प्रश्न आपको बहुत इजी दिख जाएंगे, इजी से आपको मीडियम दिख जाएंगे, लेकिन जो आपका इस तरीके से प्रश्न जो क्रम वाले होते हैं वो थोड़े से टफ पड़ जाते हैं। जब आप 2-3 बार मूल टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, या फिर आपको जो पहला कथन है और जो आखिरी कथन है ना, वो आपको याद होना चाहिए। सही उत्तर बताइए। मैम ये क्लास बीपीएससी के लिए उपयोगी है, बिल्कुल उपयोगी है। पीवाईक्यू आप अगर आप नेट जेआरएफ का सॉल्व कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप उन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है। यहाँ तक कि यूपीएससी प्री में या फिर जो भी आपका एग्जाम होना है, टीजीटी पीजीटी का होना है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का होना है, अगर ये रचनाएं उसमें लगी हुई हैं, मान लीजिए हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो उन सब में ये प्रश्न बनते ही बनते हैं, है ना। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये सब बदलता नहीं है, ये एक ही रहेगा। हाँ कुछ रचनाएं होती हैं, वो रचनाओं से कभी कभी प्रश्न आपके अलग आते हैं। ठीक है, सही उत्तर बताइए। रामती परमार दूसरे का 2 बता रही हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा सबसे पहले सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, जीवन के सम्मुख फन उठाए एक प्रश्न चिन्ह। ये देखिए प्रश्न नंबर इसका दूसरे का सी सही हो जाएगा। जीवन के सम्मुख फन उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। फिर डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है, यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं है। फिर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, से ज्यादा असभ्यता है, अश्लीलता है और अनैतिकता है। फिर ए ऑप्शन है, जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिनहिना कर दे जाता है। फिर लास्ट में आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, तब मैं व्यवस्था की पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं की माफी मांग कर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, पीवाईक्यू तो बिल्कुल आपको रट लेने, बिल्कुल कम से कम 2 से 3 बार आपको हल करके जाना है प्रश्न पत्र। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 3 आपका है कि सूची को 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देश का धन, गुलामगिरी, स्त्री पुरुष तुलना, गीता रहस्य। इधर सूची 2 में इनके रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। बाल गंगाधर तिलक हैं, ताराबाई शिंदे हैं, राधा मोहन गोकुल हैं, ज्योतिबा फुले हैं।
सही उत्तर आपको बताना है। देश का धन, गुलामगिरी। गुलामगिरी की तो सबको पता होगा, किसकी रचना है गुलामगिरी। और आपकी ये वैचारिक पृष्ठभूमि से पूछा गया प्रश्न है। लोग सोचते होंगे ना कि ये प्रश्न कहाँ से बन जाते हैं। इकाई 4 जो लगी हुई है ना आपकी, वैचारिक वाली, वैचारिक पृष्ठभूमि वाली, वहीं से यह प्रश्न बना हुआ है। बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा। सही उत्तर ज्ञानो शर्मा, रमती परमार, आर के छोटेलाल। सही उत्तर बताइए। आर के, राधे राधे। उत्तर बताइए, तीसरा प्रश्न का क्या उत्तर होगा। 4-3-1-2, 3-1-4-2, तीसरा है 3-2-4-1, या फिर लास्ट है 3-4-2-1। किसी एक का भी आप मिलान कर लेंगे तो भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। जी, ज्ञानो शर्मा का आया है उत्तर चौथा, तीसरे का चौथा। फोर्थ बता रही है, ए का थर्ड, देश का धन, राधा मोहन गोकुल। बी का फोर्थ बता रही हैं, ज्योतिबा फुले, स्त्री और पुरुष तुलना। सी का सेकंड। बिल्कुल सही उत्तर बता रही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसको मिलान करके आप देख लीजिए। देश का धन आपका हो जाएगा राधा मोहन गोकुल की रचना है। गुलामगिरी ये सभी को पता होती है, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की रचना है। स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे की है। और गीता रहस्य ये आपकी बाल गंगाधर तिलक की है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था। पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी चेरी, भाग्य भरोसे जय रहे, कुपुरुष भाषही टेरी। प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, क्या भूलू क्या याद करूं, या फिर मुर्धैया। सही उत्तर क्या होगा बताइए। ज्ञानो शर्मा, रागिनी, रामती, सुरजीत यादव, गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले। बिल्कुल सही बात है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर बताइए, थोड़ा फास्ट उत्तर दीजिए। किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था। और मैंने पूरी पूरी ये रचना पढ़ा दी है, मूल जो टेक्स्ट था ना इसका मैंने पूरा पूरा पढ़ाया हुआ है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका बताइए। मोहन कुमार, सुरजीत यादव, रागिनी चौथे का तीसरा बता रही हैं। बिल्कुल सही। आर के बिल्कुल सही। थर्ड ऑप्शन, क्या भूलू क्या याद करूं, बिल्कुल सही। जिनके उत्तर सही आ रहे हैं वो मान के चलिए कि आपकी सफलता इस बार निश्चित है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। जी, ये देखिए तीसरा उत्तर सही हो जाएगा, क्या भूलू क्या याद करूं। इसका प्रकाशन वर्ष आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या भूलू क्या याद करूं का प्रकाशन वर्ष क्या है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, बताना है आपको कि कथन और दूसरा कथन ये इसमें सही कौन सा है। रोज उर्फ गैंग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है और वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। दूसरा है, चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर मां ने एक पुराना टप्पा 2 पतरा अनारा दे गाकर सुनाया। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। वैसे इसका उत्तर एनटीए ने 1 मार्क सबको दे दिया था, क्योंकि जो 2 पतरा अनारा दे ना ये सुनाया नहीं था, बल्कि इसको सही इन्होंने माना है। लेकिन इन्होंने जो चीफ की दावत जो माँ का रोल निभा रही होती हैं उन्होंने दूसरा गाना सुनाया था। वो जो उनका बेटा होता है वो कहता है कि ये वाला गाना सुना दो माँ चीफ को, लेकिन वो दूसरा गाना सुनाती हैं। बताइए सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर 5, सुरजीत यादव, आर के, कोमल, रागिनी। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका। आर के दूसरा बता रहे हैं, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। पहला कथन सही है क्या बताइए। पहला कथन तो सही नहीं है। मालती के पति का नाम क्या होता है, विश्वेश्वर होता है क्या। रेलवे स्टेशन में काम करते हैं क्या, पहला तो एकदम गलत है। दूसरा सही माना था एनटीए ने। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। ये गलत है, ये प्रश्न का उत्तर गलत है।
पहला उत्तर गलत है। इसमें देखिए कोई भी ऐसा नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसने एनटीए ने इसको ड्रॉप कर दिया था, सभी को 1 मार्क्स मिल गए थे, है ना। तो इसमें ऑप्शंस में सभी का उसमें गलत बताया था, लेकिन जो विश्वेश्वर है उसकी जगह क्या नाम रहता है? महेश्वर नाम रहता है ना। बताइए सभी लोग। जी, मालती के पति डॉक्टर थे सुरजीत यादव, एकदम सही। मनीषा तीसरा बता रही है, एक सही लेकिन 2 गलत। नहीं, दूसरा तो सही में है, लेकिन यहाँ तक कि दूसरा भी गलत है, क्योंकि गाकर इन्होंने ये 2 पतरा नारा दे नहीं सुनाया था, कोई दूसरा गाना था, है ना। आप जब पढ़ेंगे ना मूल टेक्स्ट को तो उसमें दूसरा गाना सुनाया था, ये आग्रह करता है उसका बेटा। आगे चलते हैं। तो ये प्रश्न तो एक तरीके से एनटीए के द्वारा ड्रॉप किया हुआ प्रश्न है। दूसरा है, छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से अविकारी शब्द बताना है आपको। संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। रामती हॉस्पिटल में, जी हॉस्पिटल में काम करते थे उसके पति। बताइए इसका उत्तर। व्याकरण के प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन देखने को मिले थे 2023 में व्याकरण से भी प्रश्न बने हुए थे। संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण या क्रिया, बताइए अविकारी शब्द कौन सा है इसमें? आर के चौथा बता रहे हैं। जी बिल्कुल सही, 4th इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण। जी बिल्कुल सही, 6 का डी। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें इसमें से कौन कौन सी हैं? गंगा तलाई का गांव, मुखड़ा क्या देखें, लौट आओ धार, याद हो कि ना याद हो, गोलमेज। 5 विकल्प दिए गए हैं, बताइए इसमें से स्मृति आख्यान, मतलब स्मृति का आख्यान का मतलब है संस्मरण, इसमें से कौन कौन से हैं? ए सी डी, ए डी ई, बी सी डी या फिर बी डी ई? सही उत्तर बताइए। मैम के नोट से पढ़ने का फायदा हो रहा है, बिल्कुल फायदा होगा। मेरी जो भी इसमें नोट्स मैंने अपने हस्तलिखित बनाए थे उसी को डिजिटलाइज किया है, और भी उसमें अपडेशन का काम किया हुआ है। नाटक वाली यूनिट पूरी हो चुकी है, जो पहले बच्चे ले चुके थे उनको मैं बता रही हूँ कि वो लोग अपडेटेड ले सकते हैं फिर से। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसने पे कर दिया तो उसको फ्री में दी जा रही है, कोई उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और जो अन्य अभ्यर्थी हैं 72099973 250 पर कांटेक्ट कीजिए, आपको नोट संबंधी सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है ज्ञानो शर्मा, कोई बात नहीं, सुन लीजिए। जो घर की महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं या फिर जो भी है, वो इस समय थोड़ा सा बिजी भी रहती हैं, इसीलिए मैंने टाइम सोचा कि शाम को रात में 9 बजे कर लेते हैं, तब तक सभी लोग शायद फ्री हो जाएं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? रागिनी चौबे का आंसर आया है डी, बी डी ई। उत्तर इसका हो जाएगा ए सी डी। गंगा तलाई का गांव, लौट आओ धार और गोलमेज, ये उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। गंगा तलाई का गांव, लौट आओ धार और गोलमेज, ये तीनों ही संस्मरण की पुस्तकें हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 8। निम्नलिखित में से कौन से कथन विवेकानंद के हैं? मजबूत बनो कायर और लिबलिबे ना बने रहो, साहसी बनो कायरों की जरूरत नहीं है। दूसरा है समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। तीसरा कथन है शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान जनता को ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगी और उनमें एक हद तक इस शासन के प्रति अपनत्व की भावना भी पैदा करेगी। डी ऑप्शन है मानव हृदय से मैं संगीन की नोक के बूते बुराई को हटाने में यकीन नहीं करता। और लास्ट ऑप्शन है समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। सही उत्तर बताइए। मैम रोज होती है क्या क्लास? अभी तो रोज नहीं होती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि रोज आपकी क्लास हो पाए। चलिए ठीक है, बाकी आप जो नंबर दिया गया है उस पे आप कांटेक्ट कीजिए,
सारी जानकारी वहां से आपको मिल जाएगी। बताइए, ए बी डी, बी सी ई, सी डी ई या फिर ए बी ई? बताइए सही उत्तर क्या होगा। ये भी कठिन प्रश्न की श्रेणी में आता है ना, क्योंकि इसमें आपको विवेकानंद, ये भी आपकी वैचारिक पृष्ठभूमि का ही प्रश्न है अगर देखा जाए तो। रामती का उत्तर आ रहा है चौथा, ए बी और ई। बताइए सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद, मजबूत बनो कायर और लिबलिबे ना बने रहो, साहसी बनो कायरों की जरूरत नहीं है। दूसरा है, समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। और आपका लास्ट है, समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 9। देश की बात निबंध के लेखक कौन है? देश की बात प्रताप नारायण मिश्र हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं? सही उत्तर बताइए। मोहन कुमार, ध्यान दीजिए। आर के, कोमल, सुरजीत? देश की बात निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर भारतेंदु? बताइए। प्रश्न नंबर 9, 50 प्रश्न करने हैं, जल्दी से आंसर बताइए। लाल प्रताप सिंह, तीसरा बता रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। गलत। सही उत्तर इसका हो जाएगा भारतेंदु कि महावीर प्रसाद द्विवेदी? देश की बात महावीर प्रसाद द्विवेदी, सही इसका आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। अमृता सिंह चौथा बता रही हैं, रागिनी फर्स्ट बता रही हैं, प्रताप नारायण मिश्र। देश की बात महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। शरद के संबंध में उपयुक्त कथन बताइए। जो जीवनी पढ़ रहा होगा वो सब बता ले जाएंगे। शरद बचपन में डरपोक स्वभाव के थे, गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं रहा, शरद बाबू की रचनाओं पर विराज बहू और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ, अपने भाई की समाधि शरद के घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी, शरद ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा था। बताइए सही उत्तर। केवल ए बी सी, केवल बी डी ई, केवल बी सी डी या फिर केवल ए बी डी? कितने रुपीज में देते हैं नोट्स मैम? 720। नोट संबंधी जितनी जानकारी है 7209973250 पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। प्रश्न अच्छा है मैडम, ये प्रश्न अच्छे हैं क्योंकि ये एनटीए के द्वारा बनाए गए प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके बनते हैं। ये प्रश्न इसी वजह से अच्छे हैं, है ना। और ऐसा ही लेवल आता था जब ऑनलाइन पेपर होता था। अब आपकी बार ऑफलाइन है तो देखना ये है कि पेपर का जो पैटर्न है वैसा ही रहता है या फिर कुछ उसमें चेंजेस होते हैं। बताइए सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर 10, वर्षा कुशवाहा सही उत्तर बता रही है, बी सी डी। सही उत्तर इसका बिल्कुल सही, वर्षा एकदम सही, बी सी और डी। शरद का गृहस्थी में कभी लगाव नहीं रहा, ये तो बात सही है, यायावरी प्रवृत्ति के थे। और जो तीसरा है सी ऑप्शन, शरद बाबू की रचनाओं पर विराज बहू और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ है। और डी ऑप्शन है, अपने भाई की समाधि शरद के घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। ये तीनों ही सही हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 11। पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आई ए रिचर्ड्स, मैथ्यू अर्नोल्ड, कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, टी एस एलियट। और ये सारे, इस सभी लोगों की जो रचनाएं हैं, एक तरीके से इनका जो सिद्धांत है वो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है। सिर्फ मैथ्यू अर्नोल्ड का नहीं है, बाकी सभी लोग का है। टी एस एलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा संबंधी है,
कॉलरिज का कल्पना का सिद्धांत लगा हुआ है ना। तो ये सभी पाश्चात्य आलोचकों से आप लोग अवगत होंगे। तो इनका जन्म आपको बताना है। सही उत्तर बताइए। DBCAE, DBEBA, CDABE, CDABE या फिर DCBEA? प्रणाम प्रणाम। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, DCBEA। सबसे पहले आएंगे विलियम वर्ड्सवर्थ, फिर आएंगे कॉलरिज, उसके बाद आएंगे मैथ्यू आर्नोल्ड, फिर आएंगे T.S. एलियट, 1888 में इनका जन्म हुआ था, और फिर I.A. रिचर्ड्स। ठीक है, रिचर्ड सबसे बाद में। प्रश्न नंबर 12 चलते हैं। भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है? मुक्तिबोध ने, रघुवीर सहाय ने, राजेश जोशी ने या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने? अनीशा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग पढ़ रहे हैं उतना ही मेरे लिए काफी है। पढ़ते रहिए, और जो भी इम्पोर्टेंट है वो उसको आप अपने राइटिंग में जरूर लिखिए, अपने हस्तलिखित नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि चाहे जितनी बुक्स आप ले लीजिए, चाहे जितना आप PDF से पढ़ लीजिए, आपको लास्ट मोमेंट में भी जो भी चीजें याद करनी होती है, कंठस्थ करनी होती हैं, तो लिखना बहुत अच्छा एक तरीके से हैबिट है ना। कुछ लोग बोलते हैं मैम रिवीजन करते हैं तो नींद आने लगती है। हाथ चलाएंगे तो रिवीजन करते समय नींद नहीं आएगी आपको। भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है? सही उत्तर बताइए। बिल्कुल वर्षा, हो जाएगा। तत्परता दिखाइए और हमेशा कंसिस्टेंसी रखिए। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया 2 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर 2 दिन पढ़ लिया तो अगले 4 दिन नहीं पढ़ रहे हैं। डेली पढ़िए, भले ही किसी दिन मन कम लग रहा हो तो कम पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। सही उत्तर बताइए इसका। RK, सुरजीत, 11th का भी बता रहे हैं, 12th का बताइए। प्रश्न नंबर 12। जी, सही उत्तर मुक्तिबोध, बिल्कुल सही। भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है? तो मुक्तिबोध ने किया है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13। महाप्राण ध्वनि को आपको मिलान करना है कि कौन सी ध्वनि किस से मिलान सुमेलित होगी? महाप्राण ध्वनि है, घोष ध्वनि, पार्श्विक ध्वनि, लोडित व्यंजन? बताइए। मिलान करना है आपको। ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 3 2 1, दूसरा है 1 4 2 3, तीसरा है 4 1 2 3 और लास्ट है 4 2 1 3। सही उत्तर बताइए। लोडित व्यंजन कौन सा है? ये तो सभी को पता होगा। पार्श्विक व्यंजन भी सबको पता होगा। घोष ध्वनि, अघोष ध्वनि है, सारी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। व्याकरण के प्रश्न 2023 में बने थे, है ना। हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन पिछले जब 2023 का प्रश्न पत्र आप सॉल्व करेंगे तो 3 से 4 प्रश्न देखने को मिले थे। प्रश्न नंबर 13। कोमल 12 का दूसरा बता रही हैं, 3 हो शायद। RK, शायद वाला काम नहीं करना है आपको। सही उत्तर जी बिल्कुल सही, तीसरा उत्तर हो जाएगा। मनीषा 4th बता रही हैं। प्रश्न संख्या जरूर आप लोग लिख दिया करिए, प्रश्न संख्या की किस प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं, है ना। ऐसे में समझ नहीं पाऊंगी कि कौन से प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं। देखिए, जो महाप्राण ध्वनि है वो आपकी हो जाएगी खा। ठीक है, खा महाप्राण ध्वनि। घोष ध्वनि कौन सी हो जाएगी? घोष ध्वनि हो जाएगी आपकी जा। फिर पार्श्विक व्यंजन आपका कौन सा हो जाएगा? ला। और लोडित व्यंजन आपका हो जाएगा रा। ठीक है, इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 14वां। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कुछ पात्रों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर उन रचनाओं के नाम दिए गए हैं। आपको पात्रों के नाम रचनाओं से सुमेलित करना है। कृपी, किन्नी, जमुना बहन और कल्याणी। सही उत्तर बताइए। आसान प्रश्न है, पात्रों से तो प्रश्न बनते ही बनते हैं। बहुत कठिन पेपर है जी।
नेशनल लेवल का पेपर है तो कठिन तो रहेगा ही, है ना। बस आपको मेहनत इतने हद तक कर लेनी है कि जो कठिन पेपर भी आए ना वो भी एक समय में आपको आसान लगने लगे। सब आसान है, पढ़ेंगे तो हर चीज आसान लगेगी, नहीं पढ़ेंगे तो आसान चीजें भी आपको कठिन लगेंगी। डर लगना तो अच्छी बात है आर के, है ना, डर के आगे जीत है। रागनी 14 का एक बता रही हैं। चलिए देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, रागनी। कृपी जो हो जाएंगी वो पात्र किसकी हैं? एक और द्रोणाचार्य की पात्र हैं। किन्नी आधे अधूरे की पात्र हैं। जमुना बहन महाभोज की और कल्याणी चंद्रगुप्त की, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 15। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक कौन है? देखिए मैंने भी हाल ही में आपको पढ़ाया भी है। हबीब तनवीर, इब्राहिम अलकाजी, बीवी करांत, शांता गांधी, सत्यदेव दुबे, श्यामानंद जालान, राजेंद्र नाथ, ओम शिवपुरी। बताइए, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक कौन हैं? लाल प्रताप दूसरा बता रहे हैं, सही। प्रश्न संख्या जरूर आप लोग लिख दीजिए। लाल प्रताप 15 का 2 बता रहे हैं। बीवी कारंत, शांता गांधी। बाकी लोग भी उत्तर दीजिए। जी बिल्कुल सही, बीवी कारांत और शांता गांधी जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं, शांता गांधी और बीवी कारांत। प्रश्न नंबर 16 है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। कवि यहाँ पर दिए हैं और उसके अध्येता दिए गए हैं। विद्यापति, सूरदास, बिहारी, घनानंद। इधर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, इमरे बंगा और शिव प्रसाद सिंह। सही उत्तर बताइए। ये आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर है। सेकंड शिफ्ट का पेपर फर्स्ट शिफ्ट से पहले बहुत सारे बच्चों का ये था कि सेकंड शिफ्ट के पेपर कठिन आ रहे हैं, तो ये चीज तो देखने को मिली थी कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि फर्स्ट वालों का बहुत ही इजी था, ऐसा भी नहीं था, है ना। लेकिन अब तो ऑफलाइन मोड में पेपर हो गया है। अब ये मान के चलिए कि एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, एक ही दिन पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर होगा, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा भी आपको मिलेगा, है ना। स्क्रीन को बार बार आपको स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करना पड़ता था, वो दिक्कत खत्म हो जाएगी आपकी, है ना। जो पैसेज बड़े बड़े आते थे वो स्क्रीन पे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। अब हार्ड कॉपी में आपको मिलेगा तो आप आसानी से पढ़ पाएंगे, उसमें टिक भी कर पाएंगे। अमृता सिंह 16 का 2 बता रही हैं। और बताइए, सभी लोग बताइए, आंसर कीजिए। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा जी। देखिए, सबसे पहले विद्यापति आपके शिव प्रसाद सिंह इनके अध्येता हैं। फिर सूरदास का आता है नाम, सूरदास जी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अध्ययन किया है। बिहारी को अध्ययन किया है किसने? सी का सेकंड हो जाएगा आपका, बच्चन सिंह ने। फिर घनानंद का आंसर हो जाएगा, नहीं ये गलत हो गया, इसको फिर से मिलान कर लेते हैं। विद्यापति आपका फोर्थ, शिव प्रसाद सिंह, उसके बाद बी का फर्स्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर सी का सेकंड, फिर घनानंद, इमरे बंगा। ठीक है, सही हम लोग मिलान कर रहे थे, है ना। इसको याद कर लीजिए क्योंकि पीवाईक्यू के प्रश्न रिपीट होते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 17। निम्नलिखित में से अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा है? देखिए फिर से एक व्याकरण का प्रश्न, मैंने आपसे कहा था उस बार 2023 में जो पेपर जून में आया था उसका जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसमें व्याकरण के प्रश्न पूछे गए थे। समृद्ध स्वर इसमें से कौन सा, निम्नलिखित में से अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा है? अर्ध समृद्ध स्वर पूछा गया है। बड़ा, ए ओ उ। सही उत्तर बताइए। वर्षा, रामती, ज्ञानो, अनिशा, आर के, सुरजीत। निम्नलिखित में से अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा है? सही उत्तर, जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा
सी, ए और ओ अर्ध समृद्ध स्वर में आते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 18, आकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है? आकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है? सही उत्तर बताइए। बड़ा, ए शून्य प्रत्यय या फिर बड़ी? अठारह का दो बता रहे हैं आर के, 18 का डी। अकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 18 का आंसर नंबर 2 हो जाएगा ए। अकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय है ए। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। यह कथन किस इतिहासकार का है? रामचंद्र शुक्ल का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर राम कुमार वर्मा का? यह प्रश्न तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कभी कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। किसने कहा है? रागनी चौबे, प्रश्न संख्या जरूर लिखिए। 19, प्रश्न संख्या 19। ज्ञानू, अर्जुन मिश्रा, ए बता रहे हैं, किस चीज का ये बता रहे हैं? कौन से उत्तर? जी, वर्षा कुशवाहा बी बता रही हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 19 का एक, 19 का ए बिल्कुल सही, रामचंद्र शुक्ल। बी नहीं होगा, रामचंद्र शुक्ल सही उत्तर होगा, है ना? रामचंद्र शुक्ल। आगे चलते हैं, कविता अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गाने की पंक्तियां पूछी गई हैं। अंधेरे में कविता आपको पढ़ लेनी है, कई कई बार प्रश्न यहां से बना हुआ है, पंक्तियों से ही प्रश्न बनते हैं अक्सर। पहली पंक्ति है, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। बी ऑप्शन है, जन मन करुणा सी माँ को हंकाल दिया, स्वार्थों के पहाड़ खड़े कर लिए। डी ऑप्शन है, विवेक को मार डाला, तर्क की जबान बंद कर दी। ई ऑप्शन है, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। अंधेरे में कविता में पागल के द्वारा गाए गए पंक्तियों को पूछा गया है। अनिशा शुक्ल बिल्कुल सही, शुक्ल सही होगा। 20, प्रश्न नंबर 20 का उत्तर दीजिए। केवल ए बी ई, केवल बी सी ई, केवल ए सी ई या फिर बी सी डी? सही उत्तर बताइए। ज्ञानो शर्मा 19 का एक बता रही हैं, प्रश्न नंबर 20 का उत्तर दीजिए। मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, जनमन करुणा सी माँ को हंकाल दिया, स्वार्थों के पहाड़ खड़े कर लिए। जी, सही उत्तर ए बी और ई हो जाएगा। मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम पागल के द्वारा गाया गया गीत। दूसरा है, जन मन करुणा सी माँ को हंकाल दिया। ठीक है, ये भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा और ई, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा पहला। प्रश्न नंबर 21, निम्नांकित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास की आलोचना, कविता की जमीन और जमीन की कविता, कविता के नए प्रतिमान, आलोचना और विचारधारा। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर बताना है आपको। सही उत्तर बिल्कुल सही, आर के, बी डी ए सी ई, इतिहास और आलोचना, फिर कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, कविता की जमीन और जमीन की कविता, और लास्ट है आलोचना और विचारधारा। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 22, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन कौन रहे हैं? शिव कुमार सिंह,
मेहता लज्जाराम, राम नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास। सही उत्तर बताइए। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन कौन रहे हैं? इनमें से 2 लोग शामिल नहीं थे, बाकी 3 लोग शामिल थे। केवल ABD, केवल ACE, केवल BCD, केवल BDE। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर इसका हो जाएगा, कौन कौन शामिल थे संस्थापक? बताइए। आरके, सलमा खातून, रामती परमार, ज्ञानो शर्मा, रागिनी अमृता, मनीषा। सही उत्तर बताइए। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक ACE बता रही हैं रामती, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही। शिव कुमार सिंह, उसके बाद में राम नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक शिव कुमार सिंह रहे हैं, राम नारायण मिश्र रहे हैं और श्याम सुंदर दास। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 23। पुस्तक में उद्धृत काव्य पंक्तियां हैं और उधर पुस्तकों के पुस्तक दिए गई हैं, पंक्तियां और पुस्तकें। उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा, सोने की थारी में जेवना परोसो रामा, जेवना न जेवे हमार बलमा, तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, तिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। डी ऑप्शन है, जीवन मंथन से निकला विष वह जो तुमने पान किया, और अमृत हो बाहर आया उसे जगत को दान दिया। इसी वजह से कहते हैं मूल पुस्तक पढ़िए। अब ये प्रश्न वही सॉल्व कर पाएंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, साथ ही नोट्स भी बनाए होंगे, है ना, और उसका रिवीजन किया होगा। सिर्फ पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, प्रश्न का लेवल आप देख ही रहे हैं। सही उत्तर 4, पहला है ए का 4th, थर्ड 1 और 2, 3 4 2 और 1, 3 4 1 और 2, 1 3 4 और 2। सही उत्तर बताइए। ये तो अच्छा सभी को पता होगा ना, तुलसी गंग दो भय सुगविन के सरदार, तिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। और ये मान के चलिए जो पुस्तकें यहाँ पे दी हुई है ना, ये 3 पुस्तकें यहाँ पे संस्कृति के 4 अध्याय और आवारा मसीहा और क्या भूलू क्या याद करूँ, ये तीनों मैंने पढ़ाई हुई है, एक एक शब्द के साथ में अक्षरशः पढ़ाई हुई है। सही उत्तर बताइए। वर्षा कुशवाहा 23 का डी बता रही हैं। और बताइए। सी ऑप्शन सही होगा। उठ गए आज बापू हमारे झुक गया आज झंडा हमारा, ये हो जाएगा क्या भूलू क्या याद करूं से। सोने की थारी में जेवना, सही उत्तर हो जाएगा मुर्धैया। ठीक है, ये इससे तो आपको पहचान ही लेना चाहिए था। तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, ये हो जाएगा आपका संस्कृति के 4 अध्याय। और जीवन मंथन से निकला विष वह जो तुमने पान किया, और अमृत हो बाहर आया उसे जगत को दान दिया। दोबारा में ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, आवारा मसीहा का कथन है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? वैष्णवता और भारतवर्ष, देशोन्नति, लेवी प्राण लेवी, सुशिक्षितों का कर्तव्य, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। एक निबंध तो आपको पक्का पता ही है, अब इसी से आप उत्तर लगा लीजिए कौन सा। देखिए 2 तो डिलीट हो गया, एलिमिनेट कर दीजिए इसको। सी या फिर ई में से सही उत्तर होगा, बताइए। ACE ADE, इन्हीं में से। प्रश्न को सॉल्व भी करना आना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड बहुत काम देता है इनपुट वाले प्रश्नों में। अनीशा बताइए, सलमा, अमृता सिंह बताइए। सही उत्तर वैष्णवता और भारतवर्ष, देशोन्नति, लेवी प्राण लेवी, सुशिक्षितों का कर्तव्य और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। 24 का सी बता रहे हैं सब लोग। जी बिल्कुल सही, ए सी और ई, वैष्णवता और भारतवर्ष हो जाएगा पहला, फिर आपका लेवी प्राण लेवी, और लास्ट में आपका
भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, बिल्कुल सही। दिए गए कथनों बताने हैं आपको। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। दोनों कथन सही हैं, दोनों असत्य हैं। एक सत्य है, दूसरा असत्य है, पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, बताइए। सही उत्तर क्या होगा? ज्ञानो शर्मा, आप बहुत पीछे चल रही हैं। लाइव क्लास देखिए तो प्रश्न नंबर 25 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। प्रश्न संख्या जरूर डाल दीजिए। मनीषा, कौन से प्रश्न का उत्तर दे रही हैं आप? आर के, वर्षा, सही उत्तर बताइए। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। सही उत्तर। सही उत्तर इसका हो जाएगा दोनों सत्य हैं। ठीक है, दोनों सत्य कथन है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त व्यक्ति है और कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। प्रश्न नंबर 26 है, भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है? आलस्य, रोग, भारत दुर्दैव, मदिरा, भारत। प्रश्न नंबर 26 क्रम पूछा गया है। सही उत्तर बताइए आर के। बी सी डी ई ए बी डी ए सी सी बी ए डी सी ई डी बी ए। सही उत्तर बताइए। बहुत छोटा दिख रहा है क्या पीपीटी आप लोगों को? ठीक है, अगली बार थोड़ा सा इसको जूम करके बनाऊंगी मैं। भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है? अनीशा, प्रश्न संख्या जरूर डालिए कि कौन से प्रश्न का उत्तर दे रही हैं। 26 का तीसरा बता रही हैं। जी बिल्कुल सही। अनिशा एकदम अमृता सिंह, जी अमृता सिंह का एकदम सही आया उत्तर। सबसे पहले कौन आता है? भारत, फिर आते हैं मदिरा, नहीं भारत दुर्दैव आते हैं। इसको संख्या यहाँ पर डाल देती हूँ। पहले पहले भारत आते हैं, फिर आपकी भारत दुर्दैव आते हैं, उसके बाद में रोग का प्रवेश होता है तीसरे नंबर पे, फिर आते हैं आलस्य चौथे नंबर पे, और लास्ट में आती है मदिरा। ठीक है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है आपको। आचार्य दिए गए हैं उनकी पुस्तक भानुदत्त, रामचंद्र, गुणचंद्र, शारदा तनय, महिम भट्ट। इधर पुस्तकों के नाम है भाव प्रकाशन, व्यक्ति विवेक, नाट्य दर्पण और रस मंजरी। नाट्य दर्पण तो सभी को पता है किसकी रचना है, नाट्य दर्पण। रस मंजरी किसकी है? व्यक्ति विवेक किसकी है? व्यक्ति विवेक तो सभी को पता होनी चाहिए, महिम भट्ट की रचना है। भाव प्रकाशन। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27। आज 30 ही प्रश्न करें क्या? किसी को नींद तो नहीं आ रही? 50 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। 26 का तीसरा, 27 प्रश्न नंबर 27 का उत्तर दीजिए। 27 का बी बता रही हैं। और लोग बताइए। अनिशा का उत्तर आ गया है बी, रूबी बी बता रही हैं। जी सही उत्तर इसका हो जाएगा चौथा, भानुदत्त की रचना है व्यक्ति विवेक।
गुणचंद्र रामचंद्र गुणचंद्र की रचना है नाट्य दर्पण। शारदा तनय की रचना है भाव प्रकाशन। महिम भट्ट की रचना है रसमंजरी। ऐसा है क्या? ये मुझे डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि महिम भट्ट की रचना तो नाट्य दर्प व्यक्ति विवेक है। ठीक है, इसको डाउट में रखते हैं, है ना। इसका उत्तर मुझे ठीक नहीं लग रहा है ये। महिम भट्ट की रचना रसमंजरी है। 27 का दूसरा सही लग रहा है ना, रागिनी चौबे। महिम भट्ट रसमंजरी, इसको मैं एक बार फिर से रीचेक करूंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 को मैं बताऊंगी आपको। परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उद्धरण है, यह किस लेखक का है? अंतोन चेखव का है, कैथरीन मैन्सफील्ड का है, जियां पॉल सार्त्र का है, फिर ओ हेनरी का है? नींद तो प्रश्न देख के आ रही है, प्रश्न कठिन है तो नींद तो आएगी ही। आसान प्रश्न में आंखें खुल जाती है ना। अंग्रेजी, और ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। बताइए, परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उद्धरण है, ये किस लेखक का है? ठीक है, आज 30 ही प्रश्न करेंगे, बाकी के 70 प्रश्न देखेंगे कल, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। लेकिन आप लोग को कोशिश ये करनी है कि जो भी मैं आपको लाइव क्लास कराऊं उसको एक बार कम से कम पढ़ लीजिए, है ना। उसके बाद में फिर सॉल्व कीजिए, तब आपके प्रश्न सही होंगे। और ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी, आज आपको, आज या फिर कल मॉर्निंग में आपको शेयर कर दूंगी ये पीडीएफ, ठीक है। 28 का दूसरा कैथरीन मैन्सफील्ड का उत्तर है, का ये उद्धरण है, बिल्कुल सही, कैथरीन मैन्सफील्ड। परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उद्धरण है, यह कैथरीन मैन्सफील्ड का है। प्रश्न नंबर 29, उसने कहा था मैं आए पंजाबी शब्द और हिंदी अर्थ बताना है। कुड़माई, घुमाओ, खोते, तीमिया या फिर तीमी। इधर हिंदी अर्थ है गधा, मंगनी, स्त्री, जमीन की नाप। सही उत्तर बताइए। अच्छा, नींद प्रश्न देखकर भाग गई है, ज्ञानो शर्मा कह रही हैं। जी, ऐसे ही प्रश्न तो कठिन है और भाग जाएगी, और ऐसे ही प्रश्न बनने भी वाले हैं आपके एग्जाम में। जी, कल होगी क्लास, बिल्कुल होगी कल रात में 9 बजे। आज 30 ही प्रश्न करेंगे। 50 प्रश्न पूरे करा दो मैम। वर्षा कुशवाहा एक्टिव है एकदम। जी अनिशा, कल होगी क्लास। 28 का दूसरा बता रही हैं ज्ञानो शर्मा। 29 का बताइए, 29 का सी बता रही हैं। सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सी उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा। रूबी एकदम सही। कुड़माई का अर्थ यहाँ पर क्या है? कुड़माई का अर्थ है मंगनी। घुमाओ का अर्थ है जमीन की नाप। खोते का अर्थ है गधा, है ना। और तीमी का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है स्त्री, ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न आज हम यहीं तक करेंगे। कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गैल, इस वाक्यांश में सिलहली शब्द का क्या अर्थ है? हिलती हुई सिल, फिसलने लायक, प्रकाश युक्त, सुनहरी। कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गैल, इस वाक्यांश में सिलहली शब्द का क्या अर्थ है? का क्या अर्थ है? बताइए। सिलहली शब्द का अर्थ पूछा गया है। हिलती हुई सिल, फिसलने लायक, प्रकाशयुक्त या फिर सुनहरी। अमृतेश कुमार गौरव ए बता रहे हैं। हिलती हुई सिल किसका बता रहे हैं? फिसलने लायक। अनिशा बिल्कुल सही, सही उत्तर इसका हो जाएगा फिसलने लायक, ठीक है।
तो आज हम यहीं तक करेंगे। प्रश्न 30 आज हो पाए हैं और लगभग 1 घंटा क्लास को हो गया है। 30 प्रश्न कर पाए हम लोग। आपके कितने प्रश्न सही हुए 30 में बताइएगा कमेंट करके, है ना। और ये जितने भी प्रश्न हैं, जितने गलत हुए हैं, आपको उसको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि दोबारा गलत ना हो प्रश्न, ठीक है। बाकी जो भी समय है, क्रम है, वो जब तक आप मूल रचना पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मूल रचना को भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। और वैसे तो अब समय उतना नहीं रह गया, लेकिन फिर भी जितनी छोटी रचनाएं हैं उन रचनाओं को सबको पढ़ लीजिए। जैसे आपकी कहानी हो गई, है ना, और आपके निबंध जितने हो गए, या फिर आपके जो नाटक लगे हुए हैं, या फिर यूनिट 10 में भी आप देखेंगे जैसे जामुन का पेड़ है, वो भी आपका छोटा ही है देखा जाए तो, है ना। 1-2 रचना उसमें भी बहुत छोटी, जैसे मान लीजिए 12 रेखा चित्र हैं, तो वो 12 रेखा चित्र को भी आप पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो अभी जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मैं आपको प्रतिदिन कराऊंगी रात में 9 बजे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक सभी का आभार एवं धन्यवाद।